हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों के सामने एकदम नए चैप्टर के साथ, और नया चैप्टर का नाम है, ये एनसीईआरटी बुक से है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स जो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर है वो है चैप्टर नंबर 7। तो बच्चों, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, वर्ड कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल्स का मतलब तो आप समझ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ थ्योरी नॉलेज लेंगे। ये पूरी वीडियो सिर्फ इस चैप्टर की थ्योरी के बारे में बेस्ड है। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कराऊंगा वर्ड कॉन्ग्रुएंट से। ठीक है, अभी मैं वर्ड कॉन्ग्रुएंस पे नहीं आ रहा, अभी मैं वर्ड कॉन्ग्रुएंट पे आ रहा हूं। तो वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझना। जब भी दो फिगर्स एक जैसे शेप के और सेम साइज के अगर हो, ठीक है, सेम शेप सेम साइज के अगर हो, तो वी कैन से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। बात को समझना। एक मेरे पास एक शीट है, इस शीट में से अगर मैं इसको बीच में से यहां से डायगोनली काट दूं, ठीक है, सीजर लूं और इसको कटिंग कर दूं, तो दो अलग अलग पार्ट मिल जाएंगे मुझे। ये जो दो पार्ट मिलेंगे, ठीक है, एक पार्ट तो मिलेगा कुछ ऐसा देखने में, दूसरा पार्ट मुझे मिलेगा कुछ ऐसा देखने में। क्लियर है? तो ये जो दो पार्ट्स मेरे सेपरेट हुए हैं, तो मैं बोल सकता हूं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर है? क्योंकि इनका सेम शेप है और सेम साइज है। अब तुमने वर्ड कॉन्ग्रुएंट समझ लिया कि कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब होता है ऐसे फिगर्स जिनका सेम शेप और सेम साइज होता है। बस वर्ड कॉन्ग्रुएंट समझ लो। उसके बाद द कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले, इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं कि कॉन्ग्रुएंस वर्ड क्या होता है और ये कैसे यूज होता है लाइन सेगमेंट्स के लिए, एंगल्स के लिए, स्क्वायर्स के लिए, रेक्टेंगल्स के लिए एंड ट्रायंगल्स के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया। हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि कॉन्ग्रुएंस वर्ड को समझना है। कॉन्ग्रुएंट मैंने समझा दिया, कॉन्ग्रुएंस समझना है, और ये कॉन्ग्रुएंस वर्ड किस तरीके से काम करता है इन चार चीजों के साथ, पांच चीजों के साथ, लाइन सेगमेंट, एंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल्स। चलिए हम अपना बेसिक और डेप्थ में चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर डेप्थ में हम लोग चीज को समझते हैं। तो जो वर्ड कॉन्ग्रुएंट है उसका मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज। पीछे हमने ये चीज समझी, दैट इज इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट। इसका मतलब क्या, जब हम वर्ड यूज करते हैं सेम शेप और सेम साइज, तो इसका मतलब हर रिस्पेक्ट में इक्वल है दो चीजें। हर रिस्पेक्ट में मतलब साइड से इक्वल, एंगल से इक्वल। ठीक है, नाम से इक्वल नहीं है। ठीक है, नाम अलग हो सकता है, मतलब चीजें अलग अलग हो सकती हैं, दो अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, दो पेन हो सकते हैं जो कि एकदम दिखने में सिमिलर है, सेम साइज है, सेम शेप है, तो हम कहेंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, इफ टू फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। यही अभी हमने समझा। टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ईच व्हेन सुपरपोज्ड ऑन द अदर कवर्स इट एग्जैक्टली। अब चीज यहां से और डेप्थ में हम जा रहे हैं, समझना क्या कि दो प्लेन फिगर्स, कोई दो प्लेन फिगर्स, मान लो मैं एक फिगर ऐसा ले रहा हूं, अभी हमने पीछे समझा कि भाई एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल शीट थी जिसको हमने डायगोनली कट किया था। तो ये जो दो शेप थे, अगर मैं कट नहीं करता, ठीक है, अगर मैं कट नहीं करता और इसको एक शीट ही रहने देता, इस शीट को अगर मैं डायगोनली फोल्ड करता मतलब इस एक्सिस के साथ में फोल्ड कर देता, तो इस चीज का शेप इसके ऊपर सुपरपोज्ड हो जाता। सुपरपोज मतलब ये फोल्ड होके कैसा दिखता, ये फोल्ड होके तुम्हें एक फोल्ड दिखता, यहां पे एक फोल्ड हो जाता, पेपर का फोल्ड हो जाता। यहां पे तुम लोग इमेजिन कर पा रहे होगे, यहां से चीजें फोल्ड हो जाती। ठीक है, तो यही चीज मैं इस पॉइंट में समझा रहा हूं। दो प्लेन फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर सुपरपोज्ड हो जाए, मतलब वो एकदम सेम साइज सेम शेप का उसके ऊपर आके बैठ जाए। क्लियर है? ठीक है, वी शेल यूज द सिंबल। एक सिंबल हम यूज करते हैं, इस सिंबल को बहुत अच्छे से समझना। ये सिंबल है इक्वल टू का साइन। इक्वल टू मतलब सेम, ठीक है, इक्वल टू, और ऊपर एक एस को लेटा दिया जाता है। एस
एस जो लेटर है इसको लेटा दिया जाता है। जब ऐसे लेटा दिया जाएगा इक्वल टू साइन के ऊपर, तो ये साइन बन जाता है कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, हम इस साइन को यूज करते हैं, वन थिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर थिंग। तो वर्ड क्या यूज करते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू। इसको अब इक्वल टू नहीं बोलेंगे। जब यहां पे इस चीज को समझना, जब यहां पे सिर्फ ऐसा साइन था तो हम कहते थे LHS इज इक्वल टू RHS, एक फिगर दूसरे फिगर के इक्वल है। लेकिन जब इसके ऊपर S को लेटा दिया जाएगा तो सिमिलर, इक्वल एंड सिमिलर, तो सेम शेप सेम साइज, इक्वल एंड सिमिलर के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं और इसको बोलने का तरीका होता है इज कॉन्ग्रुएंट टू। क्लियर है? चलिए, इफ देयर आर टू फिगर्स F1 एंड F2, मान लो कोई दो फिगर्स हैं तुम्हारे पास में, ठीक है, उनका मैंने कुछ भी नाम दिया, कोई भी दो फिगर्स हैं F1 एंड F2, देन F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू F2 मींस दैट फिगर F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर F2। अगर तुम्हारे पास कोई दो फिगर है, मान लो एक ये वाला सर्कल है और ये फिगर है F1 और एक और फिगर है F2, ठीक है, तो ये दो चीजें कब हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, जब ये पूरा फिगर इसके ऊपर सुपरपोज कर दिया जाएगा और ये एकदम इक्वल साइज का आएगा। ठीक है, एक सर्कल दूसरे के ऊपर आने के बाद कहीं पे भी एक्स्ट्रा निकलता हुआ ना दिखे तो हम कहते हैं ये एकदम कॉन्ग्रुएंट है, तब साइन यूज करते हैं F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू F2। क्लियर? तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कॉन्ग्रुएंट का साइन याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे समझिएगा मैं और क्या समझाना चाह रहा हूं। दो लाइन सेगमेंट्स को हम तब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, दो लाइन सेगमेंट्स आपस में तब कॉन्ग्रुएंट होंगी जब इस लाइन को उठाऊंगा और इसके ऊपर सुपरपोज कर दूंगा और ए एकदम पॉइंट सी से मीट हो जाएगा, पॉइंट बी एकदम पॉइंट डी से मैच कर जाएगा। ऐसी जब एकदम इक्वल लेंथ आएगी तो हम कहते हैं टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। इस स्टेटमेंट को याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में भी एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, पहला क्वेश्चन पहला पॉइंट है। ठीक है, ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है, तो ये पॉइंट को अच्छे से रट लो। दो लाइन सेगमेंट्स को हम तब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे जब उनका लेंथ एकदम सेम होगा। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं। दो एंगल्स को हम कब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, तो एक एंगल आप यहां पे देख रहे हो BAC, यहां आप बोल लो CAB, तो एंगल CAB को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, हम कॉन्ग्रुएंट इसको तब बोलेंगे जब पॉइंट C पॉइंट R, जब पॉइंट C पॉइंट R, इस चीज को समझना, जब C एकदम डिनोट कर रहा होगा किसको, पॉइंट R को। ठीक है, पॉइंट ए जो है वो पॉइंट बी को एकदम पॉइंट आउट कर रहा होगा, मतलब ए पी को, पी का जब सिमिलर होगा, बी जब क्यू का सिमिलर होगा, जब बी क्यू का सिमिलर होगा, और ये जो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, जब इन दोनों का मेजरमेंट सिमिलर होगा तो हम एक साइन यूज करते हैं M। ठीक है, तो हम ये हमेशा याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभी फिलिंग इन द ब्लैंक्स आ जाता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, M हमने किस लिए यूज किया, एंगल के आगे, ये एंगल के आगे M बता रहा है मेजरमेंट, उसका कैलकुलेशन M, मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज एकदम इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, तो हम कहते हैं एंगल CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, देखो CAB चलना कैसे, RPQ, तो आपको लिखना भी ऐसे ही है। एंगल C किसको डिनोट कर रहा है, R को, तो पहले आएगा R, सेंटर में क्या A है, तो यहां पे पॉइंट आएगा P, तो हम कहेंगे ये है P। ऐसे ही B किसको डिनोट कर रहा है, Q को, तो यहां पे आएगा Q। ऐसा मत करना कि तुम यहां पे उल्टा लिख दो, यहां पे लिख दो एंगल QPR, सही लिख रहे हो, लेकिन जब साइन का यूज करते हैं तो एकदम सिमिलर लेटर्स का यूज करना है जो एक दूसरी चीज के सिमिलर हैं। जब इस एंगल को उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो C और R एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, A और P एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, B एंड Q एक दूसरे पे सुपरपोज्ड हो जाएंगे। तो जो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर सुपरपोज्ड हो रहा है वो पॉइंट की जगह पे वही वाला पॉइंट लिखना। क्लियर है? ये चीजों को, कुछ बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते समय याद रखनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, दो स्क्वायर्स
टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो स्क्वायर्स को भी हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? जब उनका सेम साइड लेंथ हो। इस वर्ड को याद रखना, अगर ए बी का मेजरमेंट एकदम सिमिलर है पी एंड क्यू के, तो हम कहेंगे जो साइड ए बी है, इसके ऊपर एक बार लगता है, इस बार का मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ ए बी, दिस साइड ए बी इज इक्वल्स टू द साइड पी क्यू। साइड बी सी इज इक्वल्स टू साइड क्यू आर। देखो जिस तरीके से चल रहे हो, यहां पे मैं ऐसे चलना चालू हुआ हूं, इधर फिगर में भी ऐसे ही चलना है, ये चीज मत भूलना। ए बी मतलब पी क्यू, बी सी मतलब क्यू आर, आर एस मतलब सी डी। ठीक है, तो जैसे आप चल रहे हो सर्कल भी वैसे मेंटेन करना है। लाइन साइड की जो लेंथ है वो अगर एकदम सिमिलर होगी, अगर ये 2 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और क्योंकि ये स्क्वायर दिया है तो हर साइड 2 सेंटीमीटर की होगी, ये भी एक स्क्वायर है तो हर साइड 2 सेंटीमीटर की होगी। अगर इस फिगर को उठा के इसके ऊपर सुपरपोज कर दूं तो एकदम पॉइंट डी पॉइंट एस को सिमिलर होगा, मतलब सुपरपोज्ड होगा डी एस के ऊपर, सी आर के ऊपर, क्यू बी के ऊपर, ए पी के ऊपर। ये चीज समझ आ रही है? तो ये चीजें अपने ध्यान में याद रखिएगा, एकदम अच्छे से चीजें समझ आनी चाहिए। दो स्क्वायर्स को कब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं? जब उनकी लेंथ, जब साइड लेंथ सिमिलर होती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये है तुम्हारा नेक्स्ट रेक्टेंगल्स के लिए। तो रेक्टेंगल्स में भी ऐसे ही कुछ बोला है, दो रेक्टेंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? दो रेक्टेंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं जब उनकी सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ होती है। ठीक है, एक रेक्टेंगल के अंदर दो साइड होती हैं। ठीक है, वो कौन सी दो साइड होती है? एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ। यहां पे भी होती है एक लेंथ और यहां होती है ब्रेथ। जैसे ही रेक्टेंगल सुनाई दे तो वो दो साइड का नाम तुम्हें याद आ जाना चाहिए। जो सामने नीचे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है वो लेंथ है, जो वर्टिकल दिख रहा है वो ब्रेथ है। तो एल बी, ठीक है, ये फिगर इसके ऊपर तभी सुपरपोज्ड होगा जब यहां पे ए बी का मेजरमेंट पी क्यू के इक्वल होगा और बी सी का मेजरमेंट क्यू आर के इक्वल होगा। तो यहां पे दो चीजें जरूरी है इक्वल होनी। ऐसा नहीं कि लेंथ और लेंथ सेम है, पता चला हाइट डिफरेंट है, ठीक है, ब्रेथ डिफरेंट है, ये फिगर थोड़ा छोटा हो गया, तो वो उसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। क्लियर? ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं? रेक्टेंगल्स को। कब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं? स्क्वायर्स को। कब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं? ट्राइंगल्स को। कब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं? सर्कल्स को। ये चीज हम लोग सीख रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? लाइन सेगमेंट के बारे में सीखा, सिमिलर लेंथ होनी चाहिए। फिर हमने स्क्वायर के बारे में सीखा, सिमिलर साइड्स होनी चाहिए। फिर हम रेक्टेंगल के बारे में सीख रहे हैं कि सेम लेंथ हो, सेम ब्रेथ होनी चाहिए। चलिए इसको करते हैं क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, दो सर्कल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनका रेडियस सेम होगा। अगर एक रेडियस तुम्हें 2 सेंटीमीटर दिया है तो यही सेम रेडियस इस सर्कल में भी होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। भाई रेडियस अगर डिफरेंट हुआ तो सर्कल का साइज खुद ही बड़ा छोटा होने लगेगा। ठीक है, तो ये सुपरपोज्ड नहीं होगा। एक सर्कल दूसरे पे कब सुपरपोज्ड होगा? जब सेंटर पॉइंट से बाउंड्री की दूरी सिमिलर होगी, मतलब रेडियस सिमिलर होगा। इस पॉइंट को अच्छे से लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए हम आते हैं मेन चैप्टर के टॉपिक पे। हम आते हैं ट्राइंगल्स के ऊपर, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अभी हमने समझा लाइन सेगमेंट्स के बारे में, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, अब हम सीखेंगे किसके बारे में? ट्राइंगल्स के बारे में। तो अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स को हम कब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं? अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, उनकी वर्टाइजेस सच दैट द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो दो ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। बात को समझना, दो ट्राइंगल्स हैं मेरे सामने, एक ऐसा है एक ऐसा है। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। ठीक है, अब two triangles are congruent if they and only if there exists a correspondence between their vertices। अगर correspondence vertices के बीच में बैठ रहा है, मतलब अगर A P को डिनोट कर रहा है, अगर A P को डिनोट कर रहा है,
बी अगर क्यू को डिनोट कर रहा है और सी अगर आर को डिनोट कर रहा है, तो हम कहेंगे एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आप नाम देखिएगा, ए किसके ऊपर सुपरपोज्ड हो रहा है, पी के ऊपर, बी किसके ऊपर सुपरपोज्ड हो रहा है, क्यू के ऊपर, सी किसके ऊपर सुपरपोज्ड हो रहा है, आर के ऊपर। तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। कैसे नाम लिखना है ये बहुत जरूरी है। ये एरो का मतलब है कि एक चीज दूसरी चीज को करस्पॉन्ड कर रही है। अगर ए इज करस्पॉन्डिंग टू पी, बी इज करस्पॉन्डिंग टू क्यू, सी इज करस्पॉन्डिंग टू आर, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू आर, तो यहां से भी चीज वही सिमिलर आती है, इन तीनों चीजों का मिक्सचर, ठीक है। ए बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू आर, तब इस केस में हम कहेंगे दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट का नाम भी वैसे ही आएगा। अगर मैं यहां पे बोलता कि ट्राइंगल सी बी ए, तो इस केस में हो जाता ट्राइंगल आर क्यू पी। मेरे एक एक पॉइंट को समझना, क्योंकि मैं बार बार इन चीजों पे प्रेशर कर रहा हूं कि नाम कैसे देना कि टीचर यहीं पे हाफ मार्क्स काटेंगी, ठीक है। तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन देयर वर्टाइसेस सच दैट, अगर वर्टाइसेस के बीच में करस्पॉन्डेंस बैठ गया, मतलब एक चीज दूसरी के ऊपर सुपरपोज्ड हो गई, वर्टाइसेस अगर सबके मिल गए आपस में, तो हम कहेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। ये कंडीशन बन जाती है। उस समय तीन साइड्स और तीन एंगल्स भी एक दूसरे को करस्पॉन्ड करने लग जाते हैं। क्लियर है, करस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो हम कॉन्ग्रुएंट दो ट्राइंगल्स को बोलते हैं। अब ये चीज आप लोगों को यहां समझ आई, लेकिन इसके जब आप डेप्थ में जाएंगे तो यहां पे आप लोगों को पॉसिबल कंडीशंस को पढ़ना जरूरी है। तो पॉसिबल कंडीशंस मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं कि वो क्या कंडीशंस हैं जिससे आप दो ट्राइंगल्स को इक्वल, मतलब इक्वल एंड सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ 5 कंडीशंस नहीं, से 4 कंडीशंस होती हैं, वो 4 कंडीशंस हम पढ़ेंगे। देखना, द लीस्ट पॉसिबल कंडीशंस टू इंश्योर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ two triangles, that is if 3 properly chosen conditions out of the 6 conditions, ठीक है, are satisfying, then the other 3 conditions are automatically satisfied। देखो यहां पे टोटल 6 कंडीशंस बनती हैं। अभी मैंने पीछे बताया था कि भाई जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के ऊपर सुपरपोज्ड हो जाता है, जब वर्टाइसेस सुपरपोज्ड हो जाती हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब 3 साइड्स होंगी यहां पे, ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब 3 एंगल्स बनेंगे। तो टोटल जो केसेस बनते हैं वो केसेस बनते हैं 6 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो ये 6 वहां से आता है, ये वर्ड 6 यहां से आया है। द लीस्ट पॉसिबल कंडीशंस टू इंश्योर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ 3 प्रॉपरली चूजन कंडीशंस आउट ऑफ द 6 कंडीशंस, जो 6 कंडीशन बनी है उसमें से कोई भी 3 कंडीशन अगर चीज को जस्टिफाई करे, सेटिस्फाई कर दे, तो हम कहते हैं कि बाकी चीजें सब आपस में करस्पॉन्ड कर रही हैं। तो 6 चीजें करस्पॉन्डिंग तभी करेंगी, मतलब ये बोलना चाह रहा है अगर एक ट्राइंगल तुम्हें दिया है, दूसरा ट्राइंगल भी तुम्हें कोई गिवन है, अगर इनकी कोई 6 कंडीशंस तुम लिखते हो, ठीक है, यहां पे 3 एंगल 3 साइड, यहां पे 3 एंगल 3 साइड, उसमें से कोई भी 3 कंडीशंस अगर जस्टिफाई हो जाएं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दे, तो बाकी जो 3 चीजें बचती हैं वो एक दूसरे को करस्पॉन्ड करेंगी। देयर आर 4 सच केसेस, ऐसे 4 केसेस होते हैं जो तुम्हें पढ़ने जरूरी है, अभी मैंने बताया। तो बेसिकली कंडीशंस जो तुम्हें पढ़नी है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए वो 4 है। बस इतना याद रखो, वो 4 कंडीशंस तुम्हें याद रखनी बहुत जरूरी है। इन ईच केस वी हैव अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मैचिंग पार्ट्स, ठीक है। अब वो मैचिंग पार्ट्स देखिएगा, यहां पे अगर मैं आता हूं, 2 ट्राइंगल आप लोगों के सामने है, तो सबसे पहली कंडीशन होती है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ये बहुत अच्छे से पकड़ना कि ट्रिपल एस का मतलब क्या। ट्रिपल एस का मतलब साइड साइड साइड, इसलिए इनके एस पहले लेटर्स को पिक किया गया है और इस कंडीशन को नाम दिया गया है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन।
इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में दो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब बोले जाते हैं जब तीन साइड्स एक ही ट्राइंगल की, ठीक है, जब तीनों साइड्स एक ही ट्राइंगल की इक्वल होती हैं बाकी तीन साइड्स दूसरे ट्राइंगल के। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ए बी अगर इक्वल है पी क्यू के, अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं, ठीक है, और अगर ए सी पी आर के इक्वल है, ठीक है, ये चीजें अगर इक्वल हैं, और क्यू आर अगर इक्वल है बी सी के, ये अगर कंडीशन है, तो हम इस केस में कहते हैं कि तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल है। इस कारण ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी, नाम देना जरूरी है, ठीक है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कैसे बताया? ये मैंने बताया कि ए बी जो है वो करस्पॉन्डिंग है, मतलब इक्वल है। ए बी इक्वल है किसके? ऊपर एक लाइन आएगी, सिंपल एक लाइन आएगी, एरो नहीं आता। ए बी साइड बताने के लिए ऊपर एक बार लगेगा, तो ए बी साइड इज इक्वल्स टू ए बी, ए से बी लिया है ना ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहां पे भी पी से क्यू की तरफ जाएंगे, तो पी क्यू साइड के इक्वल आएगा। क्लियर? ऐसे ही बी सी, अब देखो ए बी चले हो तो इसके बाद बी सी आएगा, तो बी सी वाली जो साइड है ये इक्वल्स है किसके? क्यू आर के, क्यू आर साइड। तो जैसे ही किसी दो लेटर्स के ऊपर बार बना हुआ दिखता है तो आप समझ जाना आपको साइड दी गई है, ठीक है। सी ए इज इक्वल्स टू, सी ए किसके इक्वल है? आर पी के, तो हम कहेंगे ये आर पी के इक्वल है। तीन साइड आपस में इक्वल हो गई, तो यूजिंग द ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन हम कहेंगे ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर है? ये थी पहली कंडीशन, ट्रिपल एस कंडीशन। चलिए सेकंड समझिएगा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? एस ए एस। अब आप समझ गए होंगे कि एस ए एस का मतलब क्या होता है। एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड, एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड। तो इस केस में हम कहते हैं साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है एस ए एस, ये तुम्हें अपने ध्यान में जहन में बिठा लेनी है अच्छे से। एस ए एस का मतलब क्या है? एस ए एस का मतलब होता है दो ट्राइंगल तभी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे जब एक ट्राइंगल की साइड, उसके बाद एंगल और फिर साइड इक्वल होगा इस ट्राइंगल के साइड एंगल साइड से। इस चीज को अच्छे से बिठा लो, ठीक है। क्या चीज मैं बता रहा हूं कि अगर बी ए साइड, ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई एंगल आता है बी ए सी, और फिर अगेन एक साइड आती है, वो साइड है ए सी, तो ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इस कंडीशन को देंगे, एस ए एस जब भी बोलेंगे, तो ये हमेशा इसी सीरियल वाइज चलना चाहिए, किसी एक ही वे में चीज चलनी चाहिए। एस ए एस, अगर ये ऐसा होता कि साइड और यहां एंगल होता और फिर इधर साइड होता, तो ये कंडीशन यहां काम नहीं करती, ठीक है। एस ए एस जब भी मैं बोलूंगा तो साइड एंगल साइड आएगा भी ऐसे, फिगर के अंदर भी ऐसे ही आता है, ठीक है। तो ये चीज जब करस्पॉन्ड करेगी किस चीज को? ये साइड बी ए करस्पॉन्ड करेगी क्यू पी को। जब एंगल बी ए सी करस्पॉन्ड करेगा क्यू पी आर को, ठीक है, ये एंगल है क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। और जब ए सी वाला साइड, ए सी मतलब पी क्यू को जब करेगा करस्पॉन्ड, तो हम कहेंगे इस केस में साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, और ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे, ये वाला साइन लगा देंगे, ठीक है। तो इसका नाम कैसे देंगे? ए बी सी पी क्यू आर आर कॉन्ग्रुएंट। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल of the one are respectively equal to the two sides and the included angle of the other, ठीक है। दो साइड्स के बीच में जब भी एंगल होगा, तो एस ए एस वाली जब भी कंडीशन आएगी तो हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी, दो कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं। थर्ड कंडीशन पे ध्यान देना, ए एस ए का मतलब क्या है? एंगल साइड एंगल,
जब ये कंडीशन आएगी कि दो एंगल्स के बीच वाली साइड, ठीक है, दो एंगल्स के बीच वाली साइड दूसरे फिगर के दो एंगल्स के बीच वाली साइड के इक्वल होगा, तभी ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, मतलब एंगल CAB, देखिएगा एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल RPQ विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हमें दिया है। ठीक है, एंड साइड, फिर हमें साइड दी है, AB साइड इज इक्वल्स टू PQ साइड, ये साइड दी है हमें। फिर उसके बाद ABC, तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, ये ऐसे दिया है एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल ये हमें दिया है 50 डिग्री के दोनों एंगल। तो ये वाली प्रॉपर्टी, मतलब ये दो कॉन्ग्रुएंट कब आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब एंगल साइड एंगल वाली कंडीशन तुम्हें दिखे दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। ये इसी सीरियल वाइज में चलनी चाहिए ड्राइंग के अंदर भी। अगर ये ऐसा होता कि एंगल साइड एंगल, तो नहीं होता। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए था एंगल साइड एंगल, एक साथ ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि साइड कोई दूसरे साइड की ले ली, वो चीज भी यहां पे काम नहीं करेगी। तो ASA, तो अभी तक आप तीन प्रॉपर्टी देख चुके हैं, ट्रिपल एस के बाद आपने देखा SAS और उसके बाद आपने देखा ASA। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रखनी है। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। RHS में क्या होता है, दो राइट ट्रायंगल्स तुम्हें दे दिए जाते हैं, टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और इनको तब कॉन्ग्रुएंट आपस में बोला जाता है। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना। RHS का फुल फॉर्म क्या है, राइट हैंड साइड नहीं है। ठीक है, कई बच्चे गलत इंटरप्रेटेड कर लेते हैं। राइट ट्राइंगल्स भी नहीं है, मतलब R का मतलब होता है राइट एंगल। ठीक है, सिर्फ R का मतलब होता है राइट एंगल। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज और S का मतलब होता है साइड। तो ये चीज अपने अच्छे से दिमाग में याद रखो, क्या कि दो राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड of the one are respectively equal to the hypotenuse and the one side of the other। तो इसमें एक तो राइट एंगल, जैसे ये 90 डिग्री बनता है तो इसके 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो ध्यान देना, PQ अगर उन्होंने बोला ये हाइपोटेन्यूज है और ये सिमिलर है, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज सिमिलर है AB के, और इन्होंने अगर इसको क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज बोला है तो RHS यूज होगा। या उन्होंने बोल दिया है कि एंगल C और एंगल R जो है ये 90 डिग्री है, तो भी हम RHS प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बस ये चीजें याद रखनी है। अगर 90 डिग्री नहीं बोला है तो आप हाइपोटेन्यूज खुद से नहीं बोल सकते। अगर उन्होंने हाइपोटेन्यूज बोल दिया है तो एंगल 90 डिग्री तो खुद उसी के अपोजिट वाला वर्टेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो RHS का मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ठीक है, अगर ऐसा कोई केस कहीं दिखता है तो आप उन दो ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट बोल देना कि हाइपोटेन्यूज और एंगल और एक साइड दूसरी साइड के इक्वल। तो साइड भी इक्वल दिए होनी जरूरी है। ठीक है, सिर्फ हाइपोटेन्यूज साइड भी होगी तो RHS प्रॉपर्टी से आप प्रूव कर सकते हैं। तो टोटल यहां पे आप लोगों ने चार प्रॉपर्टी समझ ली हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी SSS, फिर आपने समझा SAS, फिर समझा ASA और फिर समझा RHS। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर एंगल भी तो होती है। ऐसा नहीं है, अगर साइड होती है तो ऐसा जरूरी नहीं कि ट्रिपल ए वाली कंडीशन अगर कभी आती है तो इसको क्रॉस कर देना। AAA कोई कंडीशन नहीं है, कभी यूज मत करना AAA वाली कंडीशन, ये मैथ्स का रूल नहीं है। हम तीनों एंगल्स को नहीं बोल सकते। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो कि साइड एक पूरा लगातार चल रहा है, मतलब चीजें कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए तो कॉन्ग्रुएंस बोली जाए। ठीक है, तो एक सीरियल वाइज चल रहा है S, फिर चल रहा है साइड, फिर चल रहा है एंगल साइड एंगल, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब मैं एंगल की बात करता हूं, ठीक है, इसमें अगर तुम दो ट्राइंगल्स के अंदर देखो तो एंगल्स और एंगल्स एक दूसरे के साइड से दूरी में हैं। ये एंगल, इस एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल एक ही ट्राइंगल के अंदर दूरी के अंदर हैं, तो हम AAA प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते।
ठीक है, हम सिर्फ उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं जो आपस में जुड़ी हुई केसेस बनते हैं, और वो सिर्फ 4 केसेस हैं, SSS, SAS, ASA एंड RHS। क्लियर है? तो ये 4 कंडीशन तुम्हें याद रखनी है। बोर्ड करते हैं क्लियर, आगे समझते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर क्या है कि भाई थिंग्स टू रिमेंबर, याद रखने वाली चीजें अब क्या है। बस यहां पे चैप्टर का एंड हो गया है बच्चों, ठीक है। तो याद क्या क्या रखना है वो चीजें, इन पॉइंट्स पे आप एक बार ध्यान दे लो, बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने इस चैप्टर में रखे। देखिएगा, 2 फिगर्स को मैं तभी कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा जब इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज, फिलिंग इन द ब्लैंक्स में ये पॉइंट्स आते हैं। सेकेंड पॉइंट जो याद रखने वाला है वो ये 5 चीजें, ठीक है। सेकंड पॉइंट के अंदर 5 चीजें क्या, 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ होगी तो लाइन सेगमेंट्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है। सेम मेजरमेंट होगा किसका, एंगल्स का, तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। ये हमने समझा था लाइन सेगमेंट और एंगल्स के बारे में। 2 स्क्वायर्स के बारे में हमने पढ़ा कि जब उनकी सेम साइड लेंथ होती है तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बहुत याद रखने वाली चीज है। 2 रेक्टेंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलूंगा, जब उनकी सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ होती है, ठीक है। हेडिंग में अंडरलाइन करते जा रहा हूं जो याद रखने वाले पॉइंट है। 2 सर्कल्स को आप कब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, जब उनका सेम रेडियस होता है। यही चीज अभी तक हमने कवर अप की थी, ठीक है। और हमने क्या सीखा इस चैप्टर के अंदर वो देखिएगा। 2 ट्रायंगल्स को हम तब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं कि इफ मैचिंग ऑफ देयर वर्टाइसेस, द 3 साइड्स एंड द 3 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द अदर। ये पॉइंट हमने देखा, जब एक ट्रायंगल के पार्ट्स दूसरे ट्रायंगल के पार्ट्स के एकदम करस्पॉन्ड करें, वो सुपरपोज्ड हो जाएं, तो हम 2 ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। फिर हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, SSS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। चौथी थी RHS कॉन्ग्रुएंसी, वो आगे है। तो ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है, जो आपको याद रहेंगे। SSS का मतलब 3 साइड, SAS का मतलब साइड एंगल साइड, और ASA का मतलब एंगल साइड एंगल। एक सीरियल वाइज में होनी चाहिए तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। तो ये चीज आपको याद रखने वाली है। नेक्स्ट चीज जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी वो पढ़ी RHS कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। और RHS का फुल फॉर्म हमने देखा कि राइट हाइपोटेन्यूज साइड। अगर ये 3 चीजें 2 ट्रायंगल्स में इक्वल हैं तो ही वो 2 ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे यूजिंग RHS कंडीशन, ठीक है। उसके बाद अब ये चीज आपको याद रखनी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं। तो in an isosceles triangle the angles opposite to the equal sides are equal। ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी देखा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वो ट्रायंगल है जिसके 2 साइड्स इक्वल हैं। जब भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो इसके जो बेस एंगल्स होते हैं ये बेस एंगल कहलाते हैं, जो बेस के साथ जुड़े रहते हैं ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, ये तुम्हें यहां पे इस चैप्टर में बता दिया, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, अब जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं, देखो वर्टिकल एंगल्स क्या, ये एंगल इस एंगल के वर्टिकल है। और वर्टाइसिस का मतलब क्या होता है, देखो वर्टाइसिस बोला द बाइसेक्टर, सॉरी बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब ऐसी एक लाइन जो इसको और इस एंगल को इक्वल पार्ट में बांटे, ठीक है। ऐसी एक लाइन जो इस एंगल को इक्वल पार्ट में बांटे, ठीक है, वो बाइसेक्टर कहलाती है। तो ये बोल रहा है द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द बेस एट राइट एंगल्स। वो बेस को राइट एंगल्स पे काटता है। मतलब अगर मैं इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स को ऊपर की तरफ इंक्रीज कर दूं तो ये वर्टिकल एंगल हो गया। इसका जो वर्टेक्स है, मतलब इसका जो बाइसेक्टर है, देखिएगा इसका जो बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ये बेस को 2 इक्वल साइड्स में भी काटता है। ये चीज इस पॉइंट में बताना चाहा है क्वेश्चन नंबर 9, मतलब पॉइंट नंबर 9 में। पॉइंट नंबर 10 में देखिएगा 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तब इक्वल होते हैं एरिया वाइज जब 2 figures having the same area need not be congruent। क्या बोला है, 2 congruent figures are equal in area। अच्छा, 2 congruent figures एरिया वाइज भी इक्वल होते हैं, ठीक है, बट 2 figures having the same area need not be congruent। अब यहां पे बात को समझना, अगर तुम्हें कभी ऐसे 2 फिगर दे दिए उसमें बोला कि इन दोनों का एरिया सेम है
तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन अगर ये बोला कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका एरिया सिमिलर हो सकता है। नहीं आई समझ? इस चीज को समझना। मान लो ये एक ट्रायंगल दिया है और ये एक ट्रायंगल दिया, मुझे बोला है ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो जैसे ही वर्ड कॉन्ग्रुएंट पहले बोला जाएगा तो उस केस में इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा इस ट्रायंगल के एरिया से। लेकिन अगर कंडीशन इसकी जगह ये दे दी गई कि दो ट्रायंगल्स हैं और इन दो ट्रायंगल्स का एरिया सिमिलर है, एरिया सेम है, और बताओ क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये उठा के अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो सुपर इंपोज्ड हो जाएगा? तो नहीं, ये केस कॉन्ग्रुएंसी का नहीं बनेगा, कॉन्ग्रुएंसी के समय ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का केस प्रूफ नहीं होगा यहां से। तो ये चीज अपने जहन में आप लोगों को याद रखनी है। यहां पे हम लोगों ने फाइनली पूरे चैप्टर नंबर 7 का कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल एनसीईआरटी बुक से थ्योरी को समझ ली है। अब आपको क्या करना, आपको कुल मिला के एक्सरसाइज दोनों सॉल्व करनी है एनसीईआरटी बुक से, 7.1 7.2। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आ सकते हैं और आएंगे ही, वहीं से ही आएंगे। इसके साथ साथ मैंने एग्जाम्पलर भी सॉल्व किए, सारी चीजों के सॉल्यूशन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आरडी शर्मा से भी लिए हैं। तो ये सारी चीजें मिलती हैं magnetbrains.com की वेबसाइट पे। आपको सिर्फ जाना है गूगल राजा के पास, गूगल राजा जी से टाइप करके पूछना है या बोल के पूछो कि भैया magnetbrains.com के एड्रेस पे पहुंचा दीजिए, तो इस तरह के इंटरफेस पे वो आपको ले आएगा। आप magnetbrains.com के इंटरफेस पे आइए, यहां पे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, मतलब इसको स्क्रॉल अप करेंगे, तो आपको नंबर ऑफ क्लासेस दिखेंगी। आपको क्लास 7 की वीडियोस वॉच करनी है, क्लास 7 पे क्लिक करते ही सारे 7th क्लास से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने हैं। आपको मैथ्स का वीडियो वॉच करना है, वॉच नाउ पे क्लिक करो। क्लिक करते ही मैंने जितना मैथ्स में अभी तक आपको चैप्टर्स पढ़ाए वो सारे चैप्टर्स सीरियल वाइज तरीके से जमे हुए आपको आपके सामने मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स, आपको जोन सा चैप्टर वॉच करना है उस चैप्टर पे क्लिक करो, सामने वीडियो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इतना आसान है magnetbrains.com पे घर बैठे बैठे तैयारी करना। बच्चों हम लोग एकदम 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक। आपको जिनको नीड है उनको बताना है, खुद भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए जिनको जरूरत है फ्री एजुकेशन घर बैठ के तैयारी करने की, उनको हमारे बारे में हमारी लिंक्स के थ्रू उनसे हमारी वीडियोस को आप शेयर करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो शेयर करते रहेंगे और हमारी वीडियोस को अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहेगा और इसी तरह हम लोग आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के अंदर। अब आपने थ्योरी वॉच किया, एक्सरसाइज सॉल्व करिए। चलिए मेरे साथ एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, इस एक्सरसाइज में मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर।